क्या 300 रुपए में मात्र 1 GB ये वक्त भारत में वापस आने वाला है? और आपके हार्ट के, आपके दिल के बारे में एक ऐसा फैक्ट जो आपने नहीं जाना तो आपने कुछ नहीं जाना। और क्या नेचर यानी प्रकृति ही भगवान है, गॉड है? और आपका भाई या बहन या मम्मी या पापा सिर्फ 1 सेकंड में आपके रूम में 1 लाख बैक्टीरिया ला सकते हैं। ये आपको जरूर जानना चाहिए कैसे। और अजीब बात यह है कि आपके फैमिली मेंबर्स में से ही कोई उतने बैक्टीरियाज को लाया है आपके रूम में। ऐसे ही कई इंटरेस्टिंग बातों को आज आप इस वीडियो में जानोगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक किया हुआ है तब तो ठीक है, डन। लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेना, ताकि अगली वीडियो आपके फोन में सबसे पहले पहुंच जाए। फैक्ट नंबर 11, अगर मैं आपको एक नाम शो करूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल डॉक्टर सुमित मिश्रा, तो इनके नाम के आगे DR डॉट लगा हुआ है यानी डॉक्टर, राइट? तो अगर मान लो किसी के नाम के आगे ER लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, आपको पता है? ऐसे ये बहुत अनकॉमन है लेकिन बहुत जगहों पर इसको यूज किया जाता है। ER सुमित मिश्रा, ER वैशाली चतुर्वेदी। तो इसका मीनिंग क्या आप गेस कर सकते हो? मीनिंग बहुत ही क्लोज है आपके, थोड़ा सा गेस करो बस। तो असल में ER का मतलब हुआ इंजीनियर। जी हाँ, ये कोई उतना कॉमन प्रैक्टिस नहीं है लेकिन तब भी बहुत लोग लगाते हैं ER अपने नाम के पहले, इंजीनियर। बहुत लोगों को तो इसका आइडिया भी नहीं होगा। फैक्ट नंबर 10, आपने स्लीप वॉकिंग के बारे में जरूर सुना होगा। जब भी आप रियल लाइफ में अपने असल जिंदगी में स्लीप वॉकिंग के बारे में सुनते हो तो आपको ऐसा लगता हो कि ये रियल थोड़ी होता होगा। स्लीप वॉकिंग मतलब वही नींद में चलना। तो आपने शायद ही अपने परिवार में किसी को नींद में चलते हुए देखा होगा। बहुत वियर्ड बात है ना? ये तो इम्पॉसिबल लगता है। और जो लोग नींद में चलते हैं वो बिल्कुल प्रॉपरली चलते हैं, एकदम स्टेप बाय स्टेप लेके। आपको लगेगा वाह कितना अच्छा चल रहा है। और ये ब्रेन का कितना वियर्ड सिचुएशन है कि नींद में भी सेंस ऑफ बैलेंस काम कर रहा होता है। तो ये देख के आप लोगों में से बहुत लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या स्लीप वॉकिंग में यानी स्लीप वॉकिंग करते हुए किसी की मृत्यु हुई है? तो हाँ, हमारे दुनिया में ऐसा एक बार नहीं बहुत बार हो चुका है। रिसेंटली मुंबई से ये खबर आई थी कि स्लीप वॉकर 6th फ्लोर से गिरकर मर गया। तो ऐसे घटनाएं होते हैं। और सबसे वियर्ड बात यह है कि ब्रेन बहुत ही अजीब तरह से काम करता है। कई केसेस में दरवाजा ऐसे लॉक रहेगा तो मसल मेमोरी के चलते वो अनकॉन्शियसली दरवाजा भी खोल के बाहर चले जाते हैं। अब ब्रेन सही में कैसा चीज है। फैक्ट नंबर 9, ये एक डीप साइकोलॉजिकल सी बात है। अगर हम लोग सब कोई आपस में बात करें और डिस्कस करें कि क्या आप भगवान पे यकीन करते हो, तो बहुत लोग कहेंगे कि हाँ मैं यकीन करता हूँ, भगवान ऐसे होते हैं। और दूसरी तरफ बहुत लोग ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि नेचर यानी प्रकृति ही भगवान है। तो जो लोग गॉड यानी भगवान को ह्यूमनली फॉर्म में नहीं मानते हैं, या ऐसे नॉर्मली भी बहुत लोग ये मानते हैं कि प्रकृति के कण कण में भगवान है। तो इसी बिलीफ को पैंथिज्म कहते हैं। पैंथिज्म मतलब द बिलीफ दैट गॉड एग्जिस्ट्स इन ऑल नेचुरल थिंग्स। ये बिलीफ कि गॉड और यूनिवर्स यानी नेचर दोनों आइडेंटिकल है, दोनों एक ही है। और आप लोगों में से भी बहुत लोग इस डीप कॉन्सेप्ट को मानते होंगे। और अगर आप इस थॉट को थोड़ा डीपली सोचो तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये ट्रू हो सकता है। क्योंकि आप बिग बैंग को इमेजिन करो कि इस यूनिवर्स में कुछ भी नहीं है, नथिंग, और अचानक से ये यूनिवर्स फॉर्म हो गया। तो जो भी चीजें क्रिएट हुई वो उसी का पार्ट था। यानी एसेंशियली हम गॉड का ही पार्ट है। ये पूरा प्रकृति ही भगवान है एक तरह से। और इसलिए दुनिया भर में बहुत लोग इस कंसेप्ट को मानते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे बहुत लोग अपने आप को नास्तिक कहते हैं। तो असल में आप पूरे वर्ल्ड को देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि नास्तिक ऐसे नहीं होते हैं कि वो किसी एनर्जी पे नहीं मान रहे, ऐसे भी होते हैं। लेकिन ज्यादातर जो नास्तिक लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि क्या भगवान, क्या प्रकृति भगवान है, कुछ ऐसा लैंग्वेज होता है उनका। और अगर थोड़ा साइंस और लॉजिक को भी देखे तो ये थोड़ा सा फिट बैठता है। ये कुदरत, ये प्रकृति, ये नेचर, यही गॉड है। पैंथिज्म ये कहता है। फैक्ट नंबर 8, ये एक थोड़ा डीप फैक्ट है, इसके बारे में आप थोड़ा सोचना। क्राई बुली एक शब्द होता है, इसका मतलब आपको पता है क्या होता है? आपने ऐसे लोगों को लाइफ में देखा होगा, क्राई बुलीज को। क्राई बुली मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि जानबूझकर दूसरों को हैरेस करता है और खुद ही विक्टिम बन जाता है। जो ऐसे इविल लोग होते हैं उन्हें क्राई बुली कहा जाता है। और अकॉर्डिंग टू वेरियस पीपल ये क्राई बुली किसी खराब इंसान से भी ज्यादा डेंजरस होते हैं। क्योंकि एक घटिया झूठा मक्कार इंसान जो अगर कुछ खराब करता है या फिर किसी मूवी का विलन कुछ खराब करता है तो वो कॉन्फिडेंटली करता है कि हाँ मैं खराब कर रहा हूँ। लेकिन क्राई बुलीज जो होते हैं वो खुद दूसरे को चोट पहुंचा के, वो भी जानबूझकर, खुद मेन टाइम पे रोने लगते हैं और फिर उसी चीज को रिपीट करते हैं। ऐसे लोगों को अगर आपने फेस किया है तो आपको पता ही होगा, और नहीं फेस किया है तो जब करोगे तो आपका खून खोल जाएगा। फैक्ट नंबर 7, ये ह्यूमन बॉडी के बारे में एक बहुत ही डीप सी बात है कि इंसान के शरीर से आखिर कितना पसीना निकल सकता है। आपने उन ड्रामेटिक वायरल रील या शॉर्ट्स में तो देखा ही होगा कि कैसे एक इंसान को बीमारी और उसके अंदर से लगातार
लगातार पानी निकलते रहता है। तो वैसा तो नहीं, लेकिन अगर रियल लाइफ की बात करें तो एक ह्यूमन बॉडी एग्जैक्टली 1 घंटे में कितना पसीना निकाल सकता है? तो इसका आंसर है 4 लीटर्स। और ये भी बड़ी अमेजिंग बात है, यानी आप थोड़ा ध्यान दो, मैक्सिमम कैपेसिटी की बात हो रही है। यानी ऐसे नहीं कि आप बैठोगे गर्मी में और 4 लीटर पसीना निकल जाएगा, वो नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि आप अपने बॉडी के लिमिट्स को पुश करो, आप भागो भागो, दौड़ो दौड़ो, और आपका जितना एंड क्षमता है पूरा लगा दो दौड़ने में। तो पूरे एनर्जी से अगर आप दौड़ोगे और वो भी लगातार 1 घंटे, तब उस 1 घंटे में 4 लीटर पसीना आ जाएगा। यानी वो पसीना लिटरली एक बड़े कंटेनर को भर सकता है। तो ह्यूमन बॉडी का 1 आवर बेसिस पे हाईएस्ट पसीना लिमिट इक्वल टू 4 लीटर्स। और ये पसीना कहां से निकलता है? ये निकलता है स्वेट ग्लैंड से, जो कि आपके स्किन पे मौजूद है। और एक एवरेज पर्सन के पास 2 से 4 मिलियन स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। और सिंपली स्पीकिंग, कैजुअली देसी भाषा में बोलूं तो 4 मिलियन छेद हैं। इन 4 मिलियन छेदों से कॉन्करेंटली, साइमल्टेनियसली पानी निकलते रहता है। I mean, वही पसीना निकलते रहता है। और ये स्वेट ग्लैंड यानी पसीना निकलने वाला छेद सिर्फ बॉडी में 2 जगह नहीं होता है। पहला आपके लिप्स पे, होठ पे, और दूसरा निपल्स पे। फैक्ट नंबर 6, आए दिन आप 3D प्रिंटिंग के रील्स वगैरह को देखते रहते होंगे कि कैसे एक प्रिंटर बिना किसी मजदूर के बिल्डिंग्स को खड़ा कर दे रहा है। तो एक प्रैक्टिकल सवाल पूछते हैं कि क्या कोई ऐसा बिल्डिंग सच में अभी एग्जिस्ट करता है जो कि 3D प्रिंटेड है, और सिर्फ छोटे मोटे पोस्ट ऑफिस या ऐसा कुछ की बात नहीं हो रहा है, एक्चुअल बिल्डिंग जो कि हो। तो हाँ, इसका कॉलोनी 3D प्रिंटेड बिल्डिंग्स की दुनिया आपको दुबई में मिल जाएगी। दुबई में एक है ऑफिस ऑफ द फ्यूचर, वो 3D प्रिंटेड है। चाइना में एक 5 मंजिला अपार्टमेंट है जियांगसू प्रोविंस, वो भी 3D प्रिंटेड है। लेकिन ये सब तो कुछ भी नहीं था, असल में सबका बाप दुबई में एक स्काई स्क्रेपर आने वाला है। कैजा कंस्ट्रक्शन नाम की एक कंपनी है, वही बनाने वाली है सबसे पहला स्काई स्क्रेपर। अब एक नॉर्मल अपार्टमेंट या बिल्डिंग और स्काई स्क्रेपर में बहुत फर्क है। स्काई स्क्रेपर एक बहुत ही बड़ी वर्ड है। स्काई स्क्रेपर मतलब एक ऐसी बिल्डिंग जिसमें मिनिमम 40 से 50 फ्लोर हो। 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का यूज करके लार्ज स्केल में कंस्ट्रक्शन करना, ये इस धरती पे फर्स्ट टाइम हो रहा है। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि आपका सिंगल बाल यानी एक हेयर स्ट्रैंड 100 ग्राम वजन को सह सकता है? अब बताओ आपके माथे में कितने बाल है? तो वो करीब है 1 लाख के आसपास। यानी अगर आप टोटल करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपके सारे बालों को मिला दें तो वो करीब 10,000 किलो वजन को सह सकता है। तो अब आपको पता चला कि ऐसा क्यों पॉसिबल होता है, और हम ऐसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स क्यों देखते हैं कि एक लड़की ने बालों से प्लेन को टान लिया या फिर बालों से एक ट्रक को टान लिया। ये फिजिकली पॉसिबल है, लेकिन उतने दर्द को माथे में सहना ये बड़ा चैलेंज होता है, और इसीलिए इसे सब कोई नहीं कर पाते हैं। फैक्ट नंबर 4, एक स्टडी के हिसाब से जब आप छींकते हो, स्नीज करते हो, तो छींकते टाइम जो आपके अंदर से हवा निकलता है उसकी रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। और ये अमेजिंग फैक्ट नहीं था। अमेजिंग फैक्ट ये था कि सिर्फ एक छींक को ले अगर, तो एक छींक में लगभग 1 लाख जर्म्स होते हैं। अब यही देख के आपको समझ आ गया होगा कि छींकते समय माउथ को कवर किस लिए करना चाहिए, क्योंकि 1 लाख कोई छोटा नंबर नहीं होता है। बायोलॉजिकली स्पीकिंग सिर्फ 10 से 12 जर्म्स इनफ है एक इंसान को इन्फेक्ट करने के लिए, और स्नीजिंग में तो 1 लाख होता है। इसलिए आपने ये नोटिस किया होगा कि अगर घर में किसी एक पर्सन को कॉमन कोल्ड हो जाए तो बाकी लोगों को भी आसानी से हो जाता है। हाँ, पर घर में वो एक बंदा जरूर होता है जिसको कभी कुछ नहीं होता है, राइट? वो सुपर इम्यून सिस्टम वाला। फैक्ट नंबर 3, आपने आइसक्रीम तो खाया ही होगा, और आपको पता ही है कि आइसक्रीम मेल्ट हो जाता है सिर्फ आधे घंटे या 40 मिनट में, वो पूरा का पूरा गल जाता है। लेकिन आइसक्रीम इंडस्ट्री में बहुत दिनों बाद एक इनोवेशन हुई थी जापान में, जिसमें एक ऐसा आइसक्रीम निकला था जो कि कभी भी मेल्ट नहीं होता है। यानी उस आइसक्रीम को अगर आप पकड़ोगे तो वो आइसक्रीम ठंडा तो रहेगा, ऐसे जीभ से चाटोगे तो ठंडा तो लगेगा, लेकिन अमेजिंग ये है कि वो गलेगा नहीं। और इसके पीछे का जो टेक्निकल इंग्रेडिएंट है उसका नाम है पॉलीफेनॉल, और ये स्ट्रॉबेरी से एक्सट्रैक्ट होते हैं। और ये ना गलने वाला अगर आइसक्रीम आपको अनुभव करना है तो आपको जापान ही जाना होगा, क्योंकि ऐसा आइसक्रीम किसी भी और देश में अभी तक नहीं आया है। फैक्ट नंबर 2, ये बहुत ही अजीब सी बात आपको लगेगी, थोड़ा ध्यान से सुनना। देखो, पेंगुइन्स की स्टडी की जाती है। विज्ञान की दुनिया में देखे तो हर एक ऑर्गेनिज्म ट्रैक होते रहता है, विज्ञान की किताबों में अपडेट होते रहता है कि ये ऐसे करता है, वो ऐसे करता है, वो वहां माइग्रेट करता है, वहां से आता है। तो ऐसे ही पेंगुइन्स को भी स्टडी किया जाता है। ओके, नॉर्मल सी बात है, हाँ किया जाता है। तो अजीब बात यह है कि जब भी वैज्ञानिकों को किसी पेंगुइन कॉलोनी के बारे में पता लगाना होता है तो वो पता है क्या ट्रैक करते हैं? वैज्ञानिक अपने देश का सैटेलाइट्स का हेल्प लेते हैं और स्पॉट करते हैं, पता है क्या? पेंगुइन का पूप।
जी हाँ, पेंगुइन पता है आपको सामूहिक पॉटी करने के लिए जाने जाते हैं। वो सामूहिक तरह से हगते हैं और उनका पूप इतना सारा होता है कि वो लिटरली, आप यकीन नहीं करोगे, स्पेस से विजिबल होता है। जी हाँ, पेंगुइन पूप्स आर विजिबल फ्रॉम स्पेस और इसी के मदद से उनके कॉलोनीज को ट्रैक करना आसान हो जाता है। और पेंगुइन के पूप के बारे में एक और अमेजिंग जानकारी ये है कि वो जल्दी डिकम्पोज नहीं होते हैं। वो बर्फ के ऊपर सालों तक वैसे ही का वैसे ही रहता है और क्योंकि माइनस में टेम्परेचर होता है तो उनका टट्टी हमेशा ताजा रहता है। इंटरनेट पे आपको ऐसे कई स्टडीज मिल जाएंगे इसी को लेके। फैक्ट नंबर 1, एक ऐसा फैक्ट है जिसको लेके आप लोगों में से बहुत लोगों में बड़ा कंफ्यूजन है और वो फैक्ट आपके हार्ट बीट के बारे में। जो आपका दिल धड़कता है तो धड़कता है क्यों? क्योंकि आपके शरीर में ब्लड ऊपर नीचे होते रहता है, पंप होते रहता है। तो जब आप इस फैक्ट को देखते हो कि आपका हार्ट 7500 लीटर ब्लड को पंप करता है तो एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि 7500 लीटर इतना ब्लड थोड़ी हमारे बॉडी में है, तो ये इतना पंप करता है, इसका मतलब क्या हुआ है? क्या कंफ्यूजिंग फैक्ट है ये? तो देखो, आपके शरीर से अगर सारा ब्लड निकाल के एक जार में रख दे और उसको मापे तो वो निकलेगा अप्रोक्स 5 लीटर, यानी 5 किलो खून आपके शरीर में मौजूद है। अगर आपका वजन 60 किलो है तो उसमें से 5 किलो सिर्फ आपका खून है, यानी 5 लीटर ब्लड है। 1 लीटर 1 किलो के बराबर होता है उसी कॉन्टेक्स्ट में। तो ये जो 7500 लीटर की बात की गई है वो टोटल पंपिंग क्वांटिटी की बात की गई है कि वही 5 लीटर ब्लड आपका ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, सिंपली स्पीकिंग। तो उसी 5 लीटर ब्लड को आपका दिल बार बार घुमा रहा है शरीर में ऊपर से नीचे। क्या है कि जो 5 लीटर ब्लड आपके शरीर में है उसको सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही वो ऊपर से नीचे ला सकता है। और पूरे एक दिन यानी 24 घंटे में कितना मिनट होता है? तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं ना, तो 24 इंटू 60 कर लो, यानी 1440 मिनट। और एक मिनट में कितना ब्लड ऊपर नीचे हो रहा है? वही टोटल ब्लड 5 लीटर। तो 1440 मिनट इंटू 5 लीटर कर लो, 7200 के आसपास आ जाएगा। यूनिनॉर, एमटीएस इंडिया, एयरसेल, टाटा डोकोमो, स्पाइस टेलीकॉम, वीडियोकॉन टेलीकॉम, एस्टेल, ये सब कुछ ऐसे टेलीकॉम कंपनीज के नाम हैं, सिम प्रोवाइडर कंपनीज के, जो कि अभी के समय में विलुप्त हो गए हैं। अब भारत जैसे बड़े देश में सिर्फ 3 टेलीकॉम कंपनीज ही बची है, जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया। जितने कंपनीज के मैंने नाम लिया उनमें से ज्यादातर ने बैंकरप्सी फाइल कर दिया था। जब इतने बड़े देश में किसी भी सर्विस के कंपनीज बहुत कम होते हैं तब इन कंपनीज का बहुत ज्यादा कंट्रोल हो जाता है और इसलिए ये जितना चाहे उतना प्राइस बढ़ा सकते हैं और आम इंसान कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन है नहीं। ये बात बिल्कुल सही है कि एक इतने बड़े नेशन के लिए मोनोपोली बहुत ही डेंजरस है। मोनोपोली मतलब बस 1-2 कंपनी का ही दबदबा इस 140 करोड़ के आबादी के देश में। आपने ये नोटिस किया होगा कि समय समय पर टेलीकॉम कंपनीज जितना चाहे उतना अपना प्राइस बढ़ा सकती है। इसका पहला तो रीजन है मोनोपोली, यानी 140 करोड़ लोगों पे बस 2-3 कंपनीज का ही राज। और दूसरा कारण है जो कि कंपनीज द्वारा कहा जा रहा है, वो है ARPU, यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। अब टेलीकॉम कंपनीज के रिचार्ज के प्राइस हाइक की बात करें तो कंपनीज का लॉजिक ये है, कंपनी ये कह रही है जनता को कि इंडिया में एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बहुत कम है और इंडिया में जो डेटा कॉस्ट है वो बहुत चीप है, इनफैक्ट चीपेस्ट ऑन द एंटायर अर्थ, और इसलिए 20% प्राइस एक ही दिन में हाइक कर देना, ऐसी चीजों को ये टेलीकॉम कंपनीज कर डालती है। अभी रिसेंटली जब टेलीकॉम कंपनीज ने प्राइस हाइक किया तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स अगर हम लोग पूरे आबादी को देखें, टोटल पॉपुलेशन को देखें, तो टोटल पॉपुलेशन पहले के मुताबिक 47,500 करोड़ रुपए ज्यादा स्पेंड करेगी मोबाइल रिचार्जेस में, जो कि ह्यूज इंक्रीज है। इंडिया में एवरेज सैलरी हाइक 3 से 5% है पर ईयर और कई सेक्टर्स में तो इससे भी कम है, लेकिन ये कंपनीज बस कुछ ही सालों में अचानक से 25% भी प्राइस इंक्रीज कर देती है। इस सिचुएशन को फिलहाल एक चीज बचा सकता है और वो है सरकारी कंपनीज। अगर BSNL जैसी कंपनीज रिवाइव हो जाए, सरकार इसके लिए एक्शन ले, तब कुछ हो सकता है, लेकिन अभी गवर्नमेंट के एक्शंस को देखते हुए लग नहीं रहा है कि ये जल्दी हो पाएगा। तो ये सब देखते हुए कुछ लोगों के मन में आ रहा है कि ठीक है ये प्राइस इंक्रीज हुआ है, लेकिन मेन टेंशन ये है कि 2016 के पहले का एरा जो था, यानी आज से सिर्फ आप 8 या 9 साल पहले चले जाओ, तब 1 GB का कॉस्ट इंडिया में 300 रुपए था और अभी तो मात्र 6 से 10 रुपए है। वैसे तो क्या प्राइस इंक्रीज करते करते
करते ये कंपनीज उतने तक वापस जा सकती है? तो एनालिस्ट की माने तो फिलहाल आंसर है नहीं। प्राइस यहां से 50 से 100% इंक्रीज हो सकता है आने वाले टाइम में, पर 300 रुपए 1 GB ये तो नहीं पहुंचने वाला। इट्स कॉमन सेंस। कई लोग ये थ्योराइज कर रहे हैं कि ये पूरी एक स्ट्रेटेजी थी कंपनीज की कि पहले पूरे भारत को इंटरनेट का लत लगवा देंगे और उसके बाद फिर जितना चाहे उतना प्राइस इंक्रीज करके एक एडवांटेजियस पोजीशन में हम आ जाएंगे। तो इस बात में लॉजिक तो है, बहुत स्ट्रॉन्ग लॉजिक है। साल 2016 के पहले भारत के पूरे आबादी का सिर्फ 18% लोग इंटरनेट को यूज किया करते थे, और अभी अगर 2024 का आप स्टैट्स देखोगे तो वो वोपिंग 52% है। यानी लिटरली आधा भारत अब इंटरनेट यूज करता है, जो कि ह्यूज है। लेकिन जो भी हो, अब BSNL एवेंजर्स की तरह आके हमें बचा सकता है। तो ये थे आज के फैक्ट्स। वीडियो को लाइक जरूर करना और नीचे कमेंट करना कि ये वीडियो कैसा लगा। और जैसे कि मैंने कहा, अगर आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दिया है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपने अब तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक नहीं किया है तो जरूर कर लेना, ताकि अगली वीडियो आपके फोन में सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।